वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप सभी के लिए बीएड डीएलएड या एक टीचर बनने के लिए जो भी इच्छुक है उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं पाठ योजना लेसन प्लान। जब हम एक टीचर बनते हैं तो टीचर बनने के लिए हमें बहुत सारे उद्देश्य हमारे सामने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। उन सबको एक सरल रूप में लेने के लिए, एक सरल रूप में व्यवस्थित करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पाठ योजना। पाठ योजना कि आप बच्चे को क्या पढ़ाने जा रहे हो, इन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाह रहे हो, बच्चे को आप क्या सिखाना चाह रहे हो, किस तरीके से पढ़ाना चाह रहे हो, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हम एक व्यवस्थित रूप में, एक व्यवस्थित क्रम में अगर सेट कर दें, व्यवस्थित कर दें, तो उसे हम कहते हैं पाठ योजना। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही छोटे उसमें मैं बताऊंगी कि जो पाठ योजना है आपकी, सबसे पहले हमारा आता है वार्षिक योजना, यानी कि आपका ईयरली प्लान। ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा वार्षिक योजना के अंतर्गत आएगा यूनिट प्लान, यानी कि आपकी इकाई योजना, जिसको हम कहेंगे यूनिट प्लान। और फिर इकाई योजना के बाद आता है आपका पाठ योजना, यानी कि जिसको हम कहते हैं लेसन प्लान। ये ईयरली प्लान हो गया, ये आपका यूनिट प्लान हो गया, और ये हो गया आपका लेसन प्लान। ये तीनों चीजें आ गई। इस तरीके से समझते हैं जैसे कि हमें मान लीजिए पूरा एक साल का सिलेबस हमारा हो गया, वो सिलेबस हमें किस तरीके से करना है उसको हमने डिवाइड कर दिया इकाई योजना में, यानी कि यूनिट में डिवाइड कर दिया। अब उन यूनिट में हमने चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, उन यूनिट्स को हमने चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है कि पर यूनिट में हमारे 4 चैप्टर है या 5 चैप्टर हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि उन चैप्टर्स को हमको बच्चों को कैसे पढ़ाना है कि हमें उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए जिन उद्देश्यों को हम चाहते हैं बच्चों के अंदर। तो इसके लिए थोड़ा सा हमने ये तो समझा कि पाठ योजना, वार्षिक योजना और इकाई योजना में आपस में क्या संबंध है। इसके लिए अब हम कहेंगे कि जो पाठ योजना है वो होती क्या है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पाठ योजना का मतलब होता है एक टीचर के लिए मार्गदर्शिका, कि एक टीचर को किस तरीके से अपने चैप्टर को बच्चों के सामने रखना है, प्रस्तुत करना है, किस विधि से प्रस्तुत करना है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसको करवानी है, किस तरीके से उसको उन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। कोई भी काम जब टीचर करता है क्लासरूम में, जब भी वो जाता है तो किसी ना किसी उद्देश्य को सामने रख के जाता है। उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है कि वो बच्चों को कुछ सिखाना चाहता है। तो वो बच्चों को क्या सिखाना चाहता है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम पाठ योजना बनाते हैं, पाठ योजना तैयार करते हैं। ये पाठ योजना दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होती है, बच्चों के लिए भी और एक टीचर के लिए भी। टीचर को क्या है कि उसको एक ईजीनेस हो जाती है, उसको एक लिमिटेड टाइमिंग के अंदर उसको अपना एक लेक्चर देना होता है, तो उसको पहले से सब कुछ पता होता है, प्लानिंग हो जाती है उसकी कि मुझे इतने मिनट में ये चीज़ करनी है, इतने मिनट में ये चीज़ कवर करनी है और इतने मिनट में ये चीज़ कवर करनी है। कहाँ मुझे क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों से, कहाँ मुझे बच्चों से कुछ एक्टिविटी करवानी है, कहाँ मुझे बच्चों का मूल्यांकन करना है। ये सारी चीज़ें उसको पहले से टीचर को क्लियर होती हैं। तो ये हो गई हमारी पाठ योजना होती क्या है। अब हम पाठ योजना की यदि बात करें, आप लोगों ने देखा भी होगा आपकी पेडागोजी की जो बुक्स होती हैं उसमें कि ये जो अप्रोचेस होती हैं, पाठ योजनाएं होती हैं, ये बहुत सारी होती हैं। लेकिन जैसे RCEM अप्रोच है, NCERT की पाठ योजना है, ब्लूम्स की पाठ योजना है, तो बहुत सारी पाठ योजनाएं हैं। लेकिन हम जनरली जो यूज़ करते हैं वो हर्बटीय पंचपदीय प्रणाली की जो पाठ योजना है वो हम उसका प्रयोग करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हम जो पाठ योजना बनाने जा रहे हैं वो किस अप्रोच पर है, वो हर्बर्ट अप्रोच पर है। हर्बर्ट, अब मैं आपको हर्बर्ट के विषय में थोड़ा सा जानकारी दूंगी बस। हर्बर्ट हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली के ऊपर हमारा जो पाठ योजना है, जो हम अपनी लेसन प्लानिंग करते हैं, वो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के ऊपर करते हैं। हर्बर्ट जर्मन से थे, जर्मन के एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, और उनका पूरा नाम था जॉन फेडरिक
हर्बर्ट, ये इनका पूरा नाम था और ये जर्मन से थे। इनके वैसे क्वेश्चंस ये आते नहीं है, लेकिन हमको एक जनरल नॉलेज के पता होना चाहिए। वाइवा में भी हमसे पूछ लिया जाता है कि ये जो आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं, तो वो लेसन प्लान किस पर आधारित है। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट जो कि जर्मन से थे, एजुकेशनिस्ट थे, उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो पंचपदीय प्रणाली है, उससे हमने ये पाठ्य योजना का निर्माण अपना हम करते हैं। इनके 3 शिष्य थे जो कि बहुत नाम है जिनका। पहले थे आपके राइन, दूसरे थे आपके शिलर, पूछ लिया जाता है ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए। और जो तीसरे शिष्य थे वो थे इनके आपके हर्बर्ट स्पेंसर। तो जो पंचपदीय प्रणाली दी थी, मैं आपको बताऊंगी कि उसमें कौन कौन से 5 पद थे। तो जो पंचपदीय प्रणाली थी, उसका जो संशोधित रूप है वो हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा संशोधित किया गया है, जिसके आधार पर हम पूरी पाठ्य योजना बनाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हर्बर्ट स्पेंसर हर्बर्ट थे, उन्होंने क्या कहा था। तो हर्बर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। हर्बर्ट की जो अप्रोच थी, इनका जो उपागम था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उन्होंने कहा था कि जो बच्चा है वो एक्वोरिक स्लेट के समान होता है। पहली चीज कहा था कि बच्चा क्या है, कोरी स्लेट है। किसी और ने भी उनको कोरी स्लेट कहा है बच्चे को? कमेंट करके बताइएगा किसने कहा है। बच्चा कोरी स्लेट के समान है, उसको कुछ नहीं पता। दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी उसके अंदर, बच्चे के अंदर ज्ञान आता है, वो ज्ञान क्या है, बाहर से आता है। ज्ञान कहाँ से आता है, बाहर से दिया जाता है। ज्ञान बाहर से दिया जाता है। नेक्स्ट, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताई कि जो भी ज्ञान बच्चा अपने अंदर ग्रहण करता है, वो जो नया ज्ञान है वो पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर ग्रहण करता है। और ऐसा जो ज्ञान होता है वो लंबी अवधि तक वो बच्चा याद रख पाता है, लंबी अवधि तक उसका प्रयोग कर पाता है। नवीन ज्ञान को जो पूर्व ज्ञान है उसके साथ जोड़ना, नवीन ज्ञान प्लस पूर्व ज्ञान, ये हर्बर्ट ये अप्रोच है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्बर्ट अप्रोच। नेक्स्ट, उन्होंने जो बात कही थी, ये कुछ बातें थी जो कि हर्बर्ट अप्रोच से थी। और उसके बाद अब हम अगर बात करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से पद दिए थे, तो उससे पहले हम बात करें कि जो कक्षा शिक्षण होता है, जो क्लासरूम टीचिंग होती है, उसमें 4 पद में उन्होंने उससे बांटा था। जो हमारी क्लासरूम टीचिंग होती है, मुझे पता है आप लोग किस तरह वेट कर रहे हो, आप लोग पाठ योजना बनाना चाह रहे हो कि मैडम बस हमें पाठ योजना बनाना बता दीजिए। लेकिन जो भी चीज आप कर रहे हो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये आप किस आधार पर बना रहे हो। तो क्लासरूम जो टीचिंग है, क्योंकि ये भी पेडागोजी में आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्लासरूम टीचिंग में 4 स्टेप्स होते हैं जो कि हर्बर्ट ने बताया था, हर्बर्ट अप्रोच में ये बताया गया है। तो पहला है स्पष्टता, जिसे हम कहेंगे क्लैरिटी। दूसरा हमारा आता है संबद्धता, या जिसे हम साहचर्य भी कह सकते हैं, जोड़ना, एक दूसरे से लिंक करना, एसोसिएशन। नेक्स्ट है व्यवस्था, आप लिख लीजिएगा इसको। व्यवस्था यानी कि हो गया आपका सिस्टम। और चौथा है आपका विधि यानी कि मेथड। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्लासरूम टीचिंग में इंपॉर्टेंट कौन से 4 स्टेप्स उन्होंने हर्बर्ट अप्रोच में बताए गए थे, ये हमने पता करे। स्पष्टता, संबद्धता, ये जिसको हम साहचर्य भी बोलेंगे, और व्यवस्था, और उसके बाद आ गया आपका विधि।
इरेज कर देती हूँ मैं इसको। मैं अब आगे आपको जो बताऊंगी वो बताऊंगी कौन कौन से पद है, 5 पद, जिस पद की इसका नाम हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली रखा गया है। हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली है उसमें आपका सबसे पहला जो आता है वो है आपकी प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी, या जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना। आपको दोनों ही शब्द देखने को मिल जाएंगे, प्रस्तावना या तैयारी, जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन सबसे पहले। उसके बाद आ गया आपका प्रिपरेशन के बाद इसमें एक और चीज है जिसको हम इसी के अंतर्गत लेंगे, उद्देश्य कथन। स्टेटमेंट ऑफ एम। दूसरा है आपका प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। तीसरा है तुलना या संबंध, जिसे हम कहेंगे एसोसिएशन, जोड़ना, तुलना करना, संबंध देना। और फिर उसके बाद है आपका सामान्यीकरण, यानी कि जनरलाइजेशन। ये क्वेश्चन आपका पेडागोजी के उसमें पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन, और यहाँ लास्ट आ जाएगा आपका अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन। अब मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि ये 5 पद है, ये हमारे पाठ्य योजना से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए, सबसे पहले आ गया हमारा प्रस्तावना यानी कि तैयारी। जब भी टीचर किसी क्लासरूम में जाता है तो उसकी इफेक्टिव टीचिंग हो, इसके लिए वो क्या करना चाहता है कि वो सबसे पहले तैयारी करता है। अपनी जो भी टॉपिक वो पढ़ाने जा रहा है, अपना जो भी प्रकरण वो पढ़ाने जा रहा है, उसकी पहले से तैयारी करके वो रखता है, प्लानिंग करता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, कब मुझे क्वेश्चन पूछने हैं। और ये जो मेरा 30 से 40 मिनट का जो समय है, एक लेक्चर कितने मिनट का होता है, 30 से 40 मिनट का होता है। तो 30 से 40 मिनट का जो लेक्चर है उसमें मैं किस तरीके से अपनी चीज़ों को इफेक्टिव तरीके से बता सकता हूँ, क्या क्या करवा सकता हूँ, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं बच्चों से करवा सकता हूँ और अपने उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ। नेक्स्ट आ गया, जब वो प्रस्तावना, इसमें क्या करता है वो, ये मैं आपको भी बताऊंगी प्रस्तावना में क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। उसके बाद है उद्देश्य कथन, यानी कि ऑब्जेक्ट जो भी है आपका, जो भी आप जो पढ़ाने जा रहे हैं टीचर, वो वहाँ पर स्टेटमेंट देता है, उसका बच्चों को बताता है कि आज हम इस विषय में अध्ययन करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। जब उसने उद्देश्य कथन बता दिया कि आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वो जो भी प्रिपरेशन करके आया है उसको उसी तरीके से, उसी समय से, उसी टाइमिंग के अनुसार वो अपनी चीज़ों को प्रेजेंट टीचर करेगा। यहाँ पर उसको हम कहेंगे प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है तुलना या संबंध। अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर जो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि हर्बर्ट अप्रोच की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नवीन ज्ञान के साथ पुराने ज्ञान को बच्चा जोड़ता है। अपने पुराने ज्ञान के साथ, उल्टा बोल रही हूँ मैं, अपने पुराने ज्ञान के साथ यहाँ पर नवीन ज्ञान को बच्चा जोड़ता है और एक नए ज्ञान की प्राप्ति करता है, एक नए ज्ञान को क्रिएट करता है, एक नए ज्ञान को सृजित करता है। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं कि हमने 6 क्लास में हमें थोड़ा कम बताया जाता है और वही टॉपिक जब हम 9th में आते हैं तब हमको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताया जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि जो हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा वो गलत है या वो सही है, और जो हमने 6 में पढ़ा वो गलत है या वो सही है, ऐसा नहीं होता। बल्कि हम लेवल के हिसाब से, जो बच्चों का लेवल है उसके हिसाब से ही तो अपने उद्देश्यों को रखेंगे सामने, उसके हिसाब से ही तो बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बच्चा क्या करता है, चीज़ों की तुलना करता है कि मैंने क्या चीज़ पढ़ी थी और अब ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ,
और फिर उनको आपस में संबंधित करता है, सहचर्य करता है कि हाँ, ये जो चीज़ मैंने पढ़ी थी वो मैंने पहले ये पढ़ा था, अब उसमें इस नए ज्ञान की उपस्थिति, एसोसिएशन और हो गया है। यहाँ पर बच्चा इस तरीके से तुलना करता है और नए ज्ञान को समझता है। नेक्स्ट है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम कुछ भी चीज़ जब पढ़ रहे होते हैं तब एक उस चीज़ का फिर हमारे जब सब कुछ हमें समझ में आने लग जाता है तब हम उस चीज़ का सामान्यीकरण करने लग जाते हैं कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। देखिए, जब हमें टीचर किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करता है तब हमको क्या लगता है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, ये भी होता है, ये भी टॉपिक होता है। हमारे जो मान लीजिए हम एनवायरनमेंट के विषय में पढ़ रहे हैं तो हमें नई जानकारी कोई मिली तो हम कहेंगे अरे पृथ्वी पर ऐसा भी होता था, हमें तो पता ही नहीं था। तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन यहाँ तक आते आते, इस स्टेप तक आते आते क्या होता है कि उस बच्चे के अंदर जनरलाइजेशन हो जाता है कि हाँ, अब वो नॉर्मल हो जाता है, सामान्य हो जाता है बिल्कुल कि हाँ, ये चीज़ भी होती है। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके नए ज्ञान में वृद्धि हो गई ना, उसके ज्ञान में वृद्धि हुई, एक और नई चीज़ उसके साथ जुड़ी, उसका जो कौतूहल था, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी वो शांत हो गई। अब वो उस चीज़ को जनरलाइज कर लेगा कि ऐसा भी कोई चीज़ इस दुनिया में होती है, ऐसा भी कोई टॉपिक होता है। जनरलाइज कर लिया, सामान्यीकरण कर लिया, फिर उसके बाद क्या होगा, अनुप्रयोग। कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो किसी भी टीचर का यही उद्देश्य रहता है कि वो चीज़ बच्चा अपने दैनिक जीवन में उस चीज़ को प्रयोग करना सीख जाए, उसका मूल्य जाने, उसके विषय में जाने और उस चीज़ को आराम से यूज़ करना वो सीख जाए। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि मैथ्स है, तो मैथ्स में उसने फॉर्मूले सीखे, स्टेप्स, सूत्र सीखे उसने, और फिर उन सूत्र को एप्लीकेबल वो कर सके अपनी जो रियल लाइफ है उसमें। ठीक है, मतलब बाजार भी वो जा रहा है तो वहाँ पर वो केवल कैलकुलेशन ही नहीं करता ना, बल्कि फटाफट से वो मल्टीप्लिकेशन करे या डिवीज़न करे और जो भी रेट है उस चीज़ के वो अपने आप से लगा ले। ये हो गया अनुप्रयोग। तो यहाँ पर ये जो 5 स्टेप है, ये हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली कहे जाते हैं। उन्होंने ये 5 स्टेप दिए थे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टेप कैसे-कैसे हैं। इन्हीं स्टेप्स के आधार पर आपका जो पाठ्य योजना है वो हम तैयार करते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैंने जो आपको इससे पहले 4 स्टेप्स बताए थे कि हर्बर्ट ने ये कहा कि जो क्लासरूम टीचिंग होती है, क्लासरूम टीचिंग में 4 जो पद हैं, वो बहुत ही 4 सोपान बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो 4 पद वो किस तरीके से उन्होंने बताए थे कि सबसे पहला मैंने क्या बताया था? स्पष्टता, क्लियरिटी। तो यहाँ पर वो उनका पहला पद लागू होता है, स्पष्टता। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन तो प्रस्तावना के ही अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था यहाँ पर संबद्धता, यानी कि साहचर्य, एसोसिएशन। तो यहाँ पर ये सेकंड आ गया आपका साहचर्य, एसोसिएशन। उसने जोड़ना शुरू किया ना, चीजों को जोड़ना शुरू किया और नए जो पुराना ज्ञान था उसके साथ नए ज्ञान को उसने जोड़ के देखा। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका साहचर्य। नेक्स्ट आ गया आपका सामान्यीकरण, यानी कि जनरलाइजेशन। तो यहाँ पर आ गया आपका सिस्टम या व्यवस्था जिसे हम कहते हैं। तीसरा व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पर व्यवस्था बन गई, मतलब उसने उसके बच्चे के जो दिमाग है उसमें व्यवस्था हो गई कि भाई हाँ, ये चीज भी ऐसी होती है। उसने अपने दिमाग में उस चीज को जोड़कर अपने दिमाग में उस चीज को व्यवस्थित कर लिया, है ना। बच्चों को व्यवस्थित ही तो चीजों को व्यवस्थित करवाना ही तो हमारा उद्देश्य है कि ऐसा भी कुछ होता है। नेक्स्ट है और लास्ट जो मैंने आपको 4th स्टेप बताया था वो आता है हमारा यहाँ पर आ गया हमारा मेथड, यानी कि विधि।
यानी कि मेथड, कि हमने जो भी चीज पढ़ाई बच्चे को वो उसका तरीका क्या था, तो वो यूज करना यहाँ पर वो सीखेगा, उस विधि को, उस मेथड को वो यहाँ पर सीख जाएगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेप इस तरीके से इन चीजों को प्रभावित करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपसे यदि ये पूछा जाए कि कक्षा शिक्षण में हर्बर्ट की जो अप्रोच थी उसमें क्या कहा गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये 4 चीजें हैं, 4 पद हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं पदों के आधार पर उन्होंने ये पंचपदीय प्रणाली दी थी, 5 पद दिए थे। अब वो पद किस तरीके से इनसे संबंधित है ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख सकते हैं। पंचपद कौन से हैं? ये पंचपद हैं जिनके आधार पर हम अपनी पूरी पाठ्य योजना तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ मेरा हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए, मैं 2 क्लासेस लूंगी इसकी, यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। अब हम सीधे समय ना गवाकर सीधे आते हैं कि जो लेसन प्लान है वो किस तरीके से लिखा जाता है। ये एक थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको दिया था कि लेसन प्लान होता क्या है। अब हम यहाँ पर यही आएंगे कि लेसन प्लान लिखा किस तरीके से जाता है। तो सबसे पहले आपकी हो गई विषय, विषय आपका जो भी है आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर विषय हो गया मेरा विज्ञान, उपविषय मेरा क्या है, विज्ञान में मैं फिजिक्स पढ़ाने जा रही हूँ या आपका केमिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ, कुछ भी, भौतिक विज्ञान। अब मैं क्या टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, वो है मेरा प्रकरण। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कुछ भी कुछ भी आपको लिख देती हूँ, थर्मामीटर। प्रकरण आप जहां भी लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको अंडरलाइन करेंगे। क्यों करेंगे ये भी मैं आपको भी बताऊंगी। दिनांक जरूरी है डालना, क्योंकि ये सारी चीजें जब भी आप लेसन प्लान लिखते हैं या पढ़ाते हैं तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल के जो मार्क्स आते हैं जब आप पढ़ाने जाते हो क्लासरूम में तो इन सब चीजों को ध्यान नहीं रखते हो, तो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो इन्हीं के आधार पर दिए जाते हैं कि इस बच्चे को इतना ज्ञान है कि नहीं, कि क्लासरूम में जाने के बाद जो ब्लैक बोर्ड एंट्री है वो किस तरीके से की जाती है। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आज आपका है 24 सितंबर 2024। कक्षा आपको क्लासरूम जरूर लिखना है, यहाँ पर किस क्लास में है आप, तो कक्षा मैं लिख देती हूँ आपका 9th। अवधि यानी कि जो आपका क्लासरूम का जो लेक्चर है वो कितने मिनट का है, तो हो सकता है 35 मिनट्स हो गया। और कालांश यानी कि कौन सा पीरियड चल रहा है जब आप क्लासरूम में हैं, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। जब आप पढ़ाने जाएंगे तब आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा लेक्चर चल रहा है, लेकिन जब आप अपनी नोटबुक पे लिख रहे हो, इसको अपनी फाइल बना रहे हो, तब आप कोई सा भी लेक्चर लिख सकते हो। आप मान लीजिए 2nd लेक्चर ये चल रहा है, ठीक है। तो ये ब्लैक बोर्ड एंट्री करना बहुत जरूरी होता है। एक बात और मैं बताऊंगी कि पाठ योजना भी मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन इससे ये जो एक परफेक्टली पढ़ाने के लिए पाठ योजना से पहले आपको होता है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या होता है, इसकी भी मैं क्लास बनाऊंगी, क्लास लूंगी। यहाँ पर ये जो आपकी पाठ योजना है इसमें कौन कौन सी स्किल्स आपके काम आएंगी वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं कि उन किस तरीके से आपको पढ़ाते समय, पाठ्य योजना पढ़ाते समय किस तरीके से आपको ध्यान में उन स्किल्स को रखना है, जिससे कि आपकी टीचिंग बहुत इफेक्टिव रहेगी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक आपने जब ये अपनी ब्लैक बोर्ड एंट्री कर ली है, ये छोटा ब्लैक बोर्ड है लेकिन वहां पर क्लासरूम में आप जाओगे बड़ा होगा, तो यहाँ कॉर्नर पे आपको लिखना है ये सारी एंट्रीज, और ये आपको बीच में ही लिखना है, ऊपर पाठ योजना नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो मैंने एक हेडिंग डाली थी कि आज हमारी इस चीज की क्लास है। और यहाँ पर आ गई आपकी दिनांक, ठीक। अब हम इसके बाद आते हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जो सामान्य उद्देश्य है वो क्या लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, कौन से लिखने हैं।
तो ये जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ये हमारे विषय से संबंधित होते हैं, विषय से संबंधित होते हैं, जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या पढ़ाने जा रही हूँ आपको, विज्ञान विषय पढ़ाने जा रही हूँ, तो विज्ञान विषय से संबंधित हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे। जैसे कौन से होंगे कि बच्चों के अंदर, यदि मान लीजिए बच्चा विज्ञान पढ़ रहा है तो बच्चों के अंदर कौन सी प्रवृत्ति जागृत होगी, बच्चों के अंदर किसी भी काम को स्वयं करने की या अनुसंधान करने की प्रवृत्ति जागृत होगी, विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत होगी, हर चीज में खोज करने की रुचि जागृत होगी। ये आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो या फिर मैं यहाँ पर आपको लिखवा दूंगी कि कौन कौन से सामान्य उद्देश्य होते हैं, विषय से संबंधित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर अगर होम साइंस पढ़ा रहे हो, गृह विज्ञान पढ़ा रहे हो, तो गृह विज्ञान से जुड़े हुए ही यहाँ पर सामान्य उद्देश्य होते हैं। और ये जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ये आपकी पूरी फाइल में एक से ही लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फाइल बना रहे हो। जैसे मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हो, मान लीजिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो वहां पर आप सारे जितने भी लेसन प्लान बनाओगे वो कॉमर्स के ही बनाओगे, या आप जितने भी लेसन प्लान बनाओगे वो विज्ञान विषय के ही बनाओगे। तो वहां पर जो आपके सामान्य उद्देश्य होंगे इस पूरी फाइल में आपके एक से ही लिखे जाएंगे, क्योंकि आप जितने भी लेसन प्लान बना रहे हो, जितनी भी क्लासेस लोगे, अपने सब्जेक्ट की क्लास लोगे, तो आप बच्चों से ये उम्मीद करोगे और अपने आप से ये उम्मीद करोगे कि मैं बच्चों के अंदर इन चीज़ों को डेवलप कर सकूं, विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत कर सकूं। मान लीजिए आप हिंदी है तो आप ये कहोगे कि मैं बच्चों के भाषा में शुद्धता ला सकूं, मैं बच्चों के विचारों में शुद्धता ला सकूं। इस तरीके से आपके सामान्य उद्देश्य होते हैं। ये सामान्य उद्देश्य है, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद जब हमने सामान्य उद्देश्य लिख दिए तब हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्य। ये जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ये विशिष्ट उद्देश्य आपके किससे रिलेटेड होते हैं, टॉपिक से रिलेटेड, प्रकरण या टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ये विशिष्ट उद्देश्य आपकी फाइल में जितने भी आप लेसन प्लान बनाओगे हर लेसन प्लान में अलग अलग होंगे। ये विशिष्ट उद्देश्य वैसे तो आपके ब्लूम्स के अनुसार बनाए जाते हैं कि कोई भी चीज़ जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हम बच्चों में केवल समझ ही पैदा नहीं करने जाते हैं, बल्कि सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं, चीज़ों को ये बताते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है, जानकारी देते हैं उन चीज़ों के विषय में कि ये चीज़ भी होती है। जब हम चीज़ों की जानकारी दे देंगे फिर उन चीज़ों की समझ भी देंगे कि ये जो चीज़ है इसका प्रयोग कैसे होता है, ठीक है, ये कैसे प्रोसेस होता है, इसका काम, ये अपना काम कैसे करता है, इस चीज़ की हम जानकारी देंगे। और फिर जब हम इस चीज़ की जानकारी दे देंगे कि इसकी प्रोसेसिंग क्या है, फिर हम उसका अनुप्रयोग करना सिखाएंगे कि आप अपने दैनिक जीवन में इस चीज़ का कैसे अनुप्रयोग करोगे। अब जैसे मेरा यहाँ पर टॉपिक क्या है, थर्मामीटर है, ठीक है, मैं बच्चों को दिखाऊंगी कि ये क्या है, थर्मामीटर है ना, उसकी पहचान बच्चों ने कर ली कि ये थर्मामीटर होता है, इस तरीके का थर्मामीटर होता है। पहचान करने के बाद क्या होगा, बच्चे उसकी प्रोसेसिंग समझेंगे कि थर्मामीटर के अंदर जो पारा होता है, उसकी जो बॉल होती है वो किस तरीके से जहाँ पर रुक जाएगी, अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको वो काउंट करता है हमारा, और जहाँ पर वो रुक जाएगा उसका जो एरो है वो रुक जाएगा, वही हम मेजर करते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर इतना है। तो ये प्रोसेसिंग बच्चों को समझानी पड़ेगी ना, तो बच्चे ये प्रोसेसिंग जब समझ जाएंगे उसके बाद हमारा लास्ट जो उद्देश्य है वो क्या होगा कि वो जो थर्मामीटर है इसका प्रयोग बच्चे अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे, ठीक है। ये बहुत बच्चे गलत बना देते हैं विशिष्ट उद्देश्य, ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे उद्देश्य लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे उद्देश्य आप लिख रहे हो। आप जो भी उद्देश्य लिख रहे हो वो समझ के लिखिएगा। सबसे पहला जो उद्देश्य है कि हम बच्चों को किसी भी चीज़ की जानकारी दे सकेंगे, बच्चे थर्मामीटर को पहचान सकेंगे। ये फ्यूचर के होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। हम एक
एज अ टीचर इन उद्देश्यों को अपनी क्लासरूम में सामने रख के चलते हैं कि मैं क्लासरूम में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ये जो विशिष्ट उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य के साथ साथ ये जो विशिष्ट उद्देश्य है ये भी डेवलप होंगे। जब ये विशिष्ट उद्देश्य डेवलप होंगे ना, तब धीरे धीरे अपने आप ही उन बच्चों के अंदर ये जो सामान्य उद्देश्य है ये भी डेवलप होते चले जाए। तो ये विशिष्ट उद्देश्य डेवलप कराना एक टीचर का काम है। क्लासरूम में जाने से पहले जो टीचर है वो इन उद्देश्यों को लिखता है कि मैं अपनी टीचिंग के जरिए इन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकूंगा। पहले से प्राप्त नहीं हुए, कर सकूंगा, प्राप्ति कर सकूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहला है आपका कि थर्मामीटर, तो यहाँ पर आप पहला लिख दोगे कि छात्र थर्मामीटर को पहचान सकेंगे, पहचान सकेंगे। तो ये आपका विशिष्ट जो उद्देश्य हो गया वो कौन सा हो गया आपका, ज्ञानात्मक, यानी कॉग्निटिव, ठीक है, ज्ञानात्मक। फिर दूसरा हो गया आपका कि छात्र थर्मामीटर की जो प्रक्रिया है उसको समझ सकेंगे, प्रक्रिया को समझ सकेंगे, ठीक है। तो यानी कि समझ सकेंगे, तो ये समझे, तो यानी कि हो गया आपका बोधात्मक। ये आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का दूसरा जो पक्ष है वो यहाँ पर पूरा हो रहा है, समझ सकेंगे, बोधात्मक, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन जैसे हम कहते हैं। तीसरा है आपका छात्र थर्मामीटर का प्रयोग, अब यहाँ पर एप्लीकेशन आ गई है, प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। भाई हमारा कुछ भी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि हम किस तरीके से उसका प्रयोग करना बच्चों को सिखाएंगे, और आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कर सकेंगे, इसी तरीके से आपको लिखते रहना है, क्योंकि ये अपेक्षित है, ये आप उद्देश्यों की प्राप्ति क्लासरूम में करने के लिए जाओगे। ये आपका कौन सा वाला डोमेन पूरा हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपका क्रियात्मक पक्ष पूरा हो रहा है, क्रियात्मक पक्ष जैसे हम कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। जब आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे उसमें ये 3 पक्ष दे रखे हैं कि जो भी हम टीचिंग कराना चाहते हैं, शिक्षण उद्देश्य जो है वो कितने पक्षों में बटे हुए हैं, 3 पक्षों में बटे हैं। तो जब हम यहाँ पर क्लासरूम में पढ़ाने जाएंगे, टीचिंग करेंगे, तो हमें इन तीनों पक्षों की प्राप्ति होनी चाहिए, तभी वो एक इफेक्टिव टीचिंग कहलाएगी। अच्छा, अब यहाँ तक बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आप लोगों के। सामान्य उद्देश्य के बाद कहीं कहीं पर तो देखिए किसी किसी कॉलेजेस में क्या होगा कि आपको जो सहायक सामग्री है, ठीक है, सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, ये भी आपको, सॉरी, इससे पहले आपको लिखना है पूर्व ज्ञान, कि बच्चों के अंदर पूर्व नॉलेज क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व ज्ञान। तो यहाँ पर थर्मामीटर है, तो आप कहेंगे कि बच्चे थर्मामीटर के प्रयोग की सामान्य जानकारी रखते हैं, कि भाई ये जो थर्मामीटर है ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान आपको कुछ इसी तरीके से लिखना है कि बच्चे पहले उस चीज को थोड़ा बहुत उसके विषय में जानते हैं, या उससे जुड़ी हुई, उससे संबंधित कुछ चीजों को जानते हैं, ये पूर्व ज्ञान हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा आपका सहायक सामग्री, कि आप क्या क्या सामग्री, इस जो आप अपना पाठ योजना बना रहे हो, क्या क्या सामग्री उसमें प्रयोग कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपकी कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। अब इसके अंतर्गत सब आ जाएगा, इसके अंतर्गत आपका सब आ जाएगा। कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो। लेकिन मेन चीज इसमें आपकी क्या है, कॉमा, आप यदि चार्ट, मॉडल या अपनी टीचिंग में आप किसी भी चीज को यूज कर रहे हो, कोई एक्टिविटी करवाने के लिए कोई चीज लेके आ रहे हो, तो वो चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए थर्मामीटर पढ़ाना है आपको, तो आप थर्मामीटर ही लेके आ रहे हो, तो आप यहाँ पर थर्मामीटर लेके लिख दोगे।
चार्ट अगर आप थर्मामीटर का बना के लेके आ रहे हो तो आप यहाँ पर लिख दोगे थर्मामीटर को दर्शाता हुआ चार्ट। ये यहाँ पर हो गया आपका शिक्षण सहायक सामग्री। कहीं कहीं पर आपका जो विधियां हैं, मेथड है, वो आपका यही लिखवा दिया जाता है कि शिक्षण विधि की कौन कौन सी विधियां आपने प्रयोग की हैं, तो वो शिक्षण विधियां यही लिख दी जाएंगी आपकी। और उसके बाद या फिर आप बीच में भी लिख सकते हैं शिक्षण विधियां कि कौन कौन सी आप शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो शिक्षण विधियां, इसके लिए आपको शिक्षण विधि भी पढ़ने की आवश्यकता है कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती हैं, किन किन शिक्षण विधि से आप पढ़ाओगे। यहाँ पर आगमन विधि है, निगमन विधि है, और आपका जो लेक्चर मेथड है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहते हैं। अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कि किस तरीके से आपको अपनी फाइल में लेसन प्लान देखो। ओके, तो मेरी कंटिन्यू करिएगा क्लास को। थैंक यू।